This is the first class of revision of unit 1. तो स्टार्ट होता है चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या था, इनिशियल में हमारा एनर्जी दिया था, क्योंकि चैप्टर यूनिट का नाम था हमारा यूनिट्स एंड स्केल ऑफ एनर्जी यूज। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये यूनिट हमारी है यूनिट्स एंड स्केल ऑफ एनर्जी यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड नो द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डेफिनेशन जरूर आ सकता है, और आप सब लोग को लगभग ये रटा हुआ है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू work, everything from propelling an automobile to heating a home to lighting a room। ठीक, ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं कि ये कुछ भी अगर इस तरह का कार्य करना है तो एनर्जी की जरूरत होती है। Many forms of work involve an energy transformation। जो भी हम कार्य करते हैं धरती पर, जो दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है, तो एक तरीके की एनर्जी दूसरे तरह की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। कई बार हम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे विंड एनर्जी से जब हम बिजली पैदा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एयर की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम क्या करते हैं, एयर की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसे एग्जांपल दिया है एन इंटरनल कंबशन इंजन का। तो इंटरनल कंबशन इंजन जो आईसी इंजन होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल है। तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में और मैकेनिकल एनर्जी में। अब जैसे फॉर एग्जांपल डायनामो जो हम लोग साइकिल में लगाते थे, तो डायनामो चेंजेस मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायनामो जो साइकिल में लगाते तो पहिया घूमता है, तो उसके हिसाब से डायनामो जब रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो डायनामो इज एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंस एनर्जी एंड वर्क आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर मेजर्ड विद द सेम यूनिट्स। ठीक है, एनर्जी और वर्क दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर मेजर्ड विद द सेम यूनिट, और ऐसा यूनिट होती है एनर्जी और वर्क की, जूल। तो इस तरीके से कुछ अब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, वो आपको रिवाइज करना रहेगा। जैसे फोर्स की डिफिनीशन, फोर्स की यूनिट, प्रेशर की डिफिनीशन, प्रेशर की यूनिट, वर्क की डिफिनीशन, वर्क की यूनिट। तो ये छोटे छोटे आपके उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। प्रेशर है, वर्क है, फोर्स है। ठीक है, इस तरीके की जितनी डिफिनीशंस हैं वो डिफिनीशन आपको याद रहनी चाहिए, उनकी यूनिट याद करना चाहिए। तो इस चैप्टर के शुरू में ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी डिफिनीशन दी हुई है और उनकी यूनिट दी है, उनके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आ सकता है, वो आप अच्छे से जो यूनिट की स्टार्टिंग में वो कर लेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन बी काइनेटिक एट पोटेंशियल, थर्मल एनर्जी, सारी एनर्जीज हम पढ़ चुके हैं। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन यूनिट 2। तो अब हम जब अगले दिन रिवीजन करेंगे यूनिट 2 का, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी और डिटेल में जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक, तो हमने एक नई चीज पढ़ी थी, हो सकता हो आपने 9, 10, 11, 12 में नहीं पढ़ी हो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। बाकी वर्क, फोर्स, प्रेशर ये सब आप पहले से पढ़े हुए हैं, तो आपको बेटर आइडिया है। तो वो सारी डिफिनीशन जितने इस तरीके की दी हुई है स्टार्टिंग में और उनकी यूनिट्स वो आप पढ़ लेंगे। तो एक नई चीज जो हमने डिस्कस की थी वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU डिस्कस की थी, दैट इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनर्जी कंटेंट ऑफ फ्यूल्स एंड पावर ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, 1 BTU is the amount of energy required to raise the temperature of 1 pound of water by 1 degree Fahrenheit। तो 1 BTU जो है वो अमाउंट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक टेम्परेचर 1 पाउंड का ऑफ वाटर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए। 1 पाउंड ऑफ वाटर का 1 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाती है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, 1 BTU। ठीक, तो ये चूंकि नया यूनिट हमने पढ़ा था तो इसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ BTU बेस्ड ऑन द इनिशियल वाटर टेम्परेचर, बट इन जनरल 1 BTU इक्वल्स अबाउट 1055 जूल।
1055 जूल के बराबर होता है 1 BTU, या 780 पाउंड ऑन अबाउट 0.3 वाट आवर्स। तो ये BTU का दिया हुआ है। अब कैलोरी लगभग आप सब लोग को पता है, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। कैलोरी क्या होता है? एनर्जी का दो तरीके की कैलोरी होती है, स्मॉल ग्राम कैलोरी एंड लार्ज कैलोरी। तो द स्मॉल और ग्राम कैलोरी is the amount of energy needed to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको स्मॉल कैलोरी या ग्राम कैलोरी कहते हैं। ऐसे ही लार्ज या किलोग्राम कैलोरी होती है। तो उसमें क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं किलोग्राम कैलोरी। द लार्ज और किलोग्राम कैलोरी, we denote it with KCAL, is the energy needed to rise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. On average, 1 calorie equals about 4.18 joule and 1 kilocalorie equals about 4.18 kilojoule or nearly 4 BTU. Nutritional calories are based on kilogram calories. अब therm, एक यूनिट आई therm. The therm we can denote it with THM equals to 1 lakh BTU। जो therm है वो 1 लाख BTU के बराबर होता है and is approximately equal to the amount of energy released by burning 100 cubic feet of natural gas। तो एक थर्म जो होता है वो 1 लाख BTU के बराबर होता है और इससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो लगभग 100 क्यूबिक फीट नेचुरल गैस को अगर हम जलाते हैं तो 100 क्यूबिक फीट अगर नेचुरल गैस है तो उसके बराबर एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज इक्वल टू 1 थर्म और 1 लाख BTU। नेक्स्ट यूनिट इज क्वाड, QUAD, क्वाड। द क्वाड इक्वल्स quadrillion, that is 1015 BTU, 1015 BTU के बराबर होता है 1 CAD, and it is used when discussing the energy budget of whole countries। जब बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी का डिस्कशन होता है कि किसी कंट्री का एनर्जी बजट बनता है, किसी कॉन्टिनेंट का एनर्जी बजट बनता है, किसी स्टेट का एनर्जी बजट बनता है, तब वहां पर क्वाड टर्मिनोलॉजी, क्वाड यूनिट का यूज होता है। जैसे कि हमारे नोट्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन 1950 द यूएस कंज्यूम 34.6 क्वाड ऑफ एनर्जी। 1950 में अमेरिका में 34.6 क्वाड एनर्जी कंजम्पशन हुआ। एंड बाय 1970 टोटल कंजम्पशन ग्रू टू 67.8 क्वाड, जो कि 1970 में बढ़ करके 67.8 क्वाड हो गया। अब इससे क्या होता है, वो डिजिट शॉर्ट में हो जाती है। जो बहुत बड़ी डिजिट होती है उसको शॉर्ट में करके क्वाड में उसको वो कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बाय 1990 84.7 क्वाड एंड बाय 2006 99.9 क्वाड। तो ये एक लिखने का तरीका हो जाता है शॉर्ट फॉर्म में। जो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम चाहिए होती है, तो उस लार्ज क्वांटिटी को किस तरीके से हम स्मॉल में ट्रांसफॉर्म कर सकें, छोटे से में लिख सकें, तो हम क्या करते हैं, थर्म भी ना लिख करके क्वाड का यूज करते हैं। क्वाड इज इक्विवेलेंट टू 1015 BTU, और हम जितना जानते हैं कि 1 लाख BTU इज इक्वल टू होता है थर्म। ठीक, तो और लिखने का तरीका होता है। इसने एक एग्जांपल समझाया कि भाई 1950 में यूएस में 34.6 क्वाड एनर्जी कंज्यूम हुई, जो कि बढ़ करके 1970 में इतने क्वाड हो गई और 1990 में इतने क्वाड हो गई।
और 2006 में इतने क्वाड हो गई। तो ये जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का कहीं डिस्क्रिप्शन देना होता है या कोई बजट तैयार हो रहा होता है कि कितने एनर्जी की ओवरऑल रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो क्वाड टर्मिनोलॉजी का, क्वाड यूनिट का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट फिजिकल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक, इसी फिजिकल ऑब्जर्वेशन को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, या लिख देगा कि मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम मैकेनिकल एनर्जी। तो पूछ लेगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको जो ऑप्शन रहेगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को टिक करना रहेगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि दिस मींस वन कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम by either doing work to the system or adding heat to the system। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम है उसको हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, या तो उस पर कार्य करके या उसको हीट देके। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, लोहे के टुकड़े को अगर हम टेम्परेचर देंगे, मान लीजिए हम उसके नीचे बर्नर जला दिए और लोहे के टुकड़े को टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या होगा, लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या हम लोहे को हथौड़े से पीटें, थोड़ी देर तक हम लोहे को हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, लोहे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लोहे से पीटने का क्या मतलब हुआ कि वी आर डूइंग वर्क टू द सिस्टम, वी आर डूइंग वर्क ऑन दैट पीस ऑफ आयरन। और अगर बर्नर से हम हीट दे रहे हैं स्पिट लैम्प जला के या किसी भी तरीके से, तो जब उसको हीट दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एडिंग हीट टू द सिस्टम और द पीस ऑफ आयरन। तो लोहे के टुकड़े को अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, उसका इंटरनल हीट बढ़ा रहे हैं, और अगर हम उसको पीट रहे हैं तो भी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। दिस मीन वन कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम by either doing work to the system or adding heat to the system. This concept is fundamental to thermodynamics, which applies the ideas of heat and work in order to create useful systems such as engines, power plants and refrigerator. ठीक, the change in potential energy, एक एग्जांपल और दिया है, the change in potential energy of falling masses to stir water। ठीक, तो जो ऊपर से ऊंचाई से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट, नीचे पानी है बाल्टी में, अगर हम ऊपर से कोई एक ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो क्या होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है फॉलिंग मास का, वो क्या करेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। द वाटर इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर much like it would then put over a flame। तो उस पानी को अगर हम फ्लेम से गर्म करेंगे तो भी पानी का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर हम ऊपर ऊंचाई से कोई ऑब्जेक्ट उस पानी में गिराते हैं तो भी पानी का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। This showed that the downward motion of the masses which caused the water to be stirred। stirred क्या होता है, टाइप ऑफ मैकेनिकल मोशन होता है। जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा क्या होता है, आप देखते होंगे कि पानी में कोई टुकड़ा गिराइए तो कैसी तरंग सी उठती है पानी में, तो दैट इज नोन एज मैकेनिकल मोशन और स्टिर्ड वाटर। ठीक, दिस शोज दैट द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द masses which cause the water to be stirred, a form of mechanical motion, could in fact be equated to an increase in water temperature or an increase in the heat। This idea of work and heat
equivalence is stated in the first law of thermodynamics, which says that the change in internal energy of a system is the sum of the work done on the heat added to the system. From this, if a system is observed at any state, it is impossible to tell whether it reaches this state from an input of work, an input of heat, or a combination of two. तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको इन दोनों एग्जांपल में समझा रहा हूं. मान लीजिए लोहे का हमने टुकड़ा लिया और उसको हम फ्लेम के थ्रू हीट भी दे रहे हैं और उसको हथौड़े से पीट भी रहे हैं. तो थोड़ी देर बाद उस हीट उस लोहे के टुकड़े का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो ये टेम्परेचर जो उसका बढ़ेगा, ये हथौड़े पीटने की वजह से भी हो सकता है और उसको जो हम फ्लेम से टेम्परेचर दे रहे हैं उस वजह से भी बढ़ सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बढ़ सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका इतना टेम्परेचर हो गया, तो उस टेम्परेचर हीट देने और पीटने दोनों की वजह से भी हो सकता है, दोनों के एडिशन से हो जाता है. वर्क ऑन द सिस्टम प्लस गिविंग हीट टू द सिस्टम, या सिर्फ हथौड़ा पीटने से उतना हो सकता है या सिर्फ फ्लेम देने से उतना हो सकता है. लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस हुए हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, वो सिर्फ किस वजह से है. ठीक, तो इट कैन बी फ्रॉम आइदर वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ. ठीक, तो फ्रॉम दिस if a system is observed at any state, it is impossible to tell whether it reached this state from an input of work, an input of heat, or a combination of the two. ये देखिए, ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है. ये सिलेंडर में इधर पिस्टन है, गैस भरी हुई है और इधर से फोर्स दे रहे हैं. डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो मीन क्या कर रहे हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन दिस गैस. और हम उसको एट द सेम टाइम हम उसको टेम्परेचर भी दे रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं. ठीक, तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी. उसका क्या होगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा और गैस कंप्रेस होती जाएगी. ठीक, तो जो फाइनल स्टेज है, अब उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस हो गया. उसको हमने टेम्परेचर दिया और उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम कम हो गया, गैस कंप्रेस हो गई. और टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो गया. ठीक, तो वॉल्यूम कम हुआ, तो ये किस वजह से हुआ, जो उस पे हम वर्क कर रहे हैं, पिस्टन को पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं, एक उस वजह से भी हो सकता है, बर्नर से जो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस वजह से भी हो सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है. तो वर्क डन ऑन गैस W is equal to force into displacement, that is equal to F upon A into D. A से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, that is equal to P into डेल्टा V. ये हुआ. तो फाइनल स्टेज हमें मिला, दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम उसका इतना कम हो गया. ये जो फाइनल स्टेज मिली, ये किस वजह से मिली, ये या तो सिर्फ बर्नर के टेम्परेचर देने से हो सकता है, या हमने फोर्सफुली जो उसको कंप्रेस किया उस वजह से हो सकता है, या दोनों के एडिशन से होता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. हीट कैन बी कन्वर्टेड into mechanical energy and mechanical energy can be converted into heat. तो ये मेरे ख्याल से टॉपिक आपको क्लियर हो गया. अब इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में आसानी रहेगी. अब नेक्स्ट जो एग्जाम हमने पढ़ाया था आपको, हीट एनर्जी कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी. इसमें एग्जांपल दिया था कि कोयले से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ये एक पावर प्लांट दिया हुआ है, जहां पे कोयला लेंगे, कोयले को क्रश करेंगे, पाउडर के शेप में क्रश करके उसे बॉयलर में जलाएंगे, और बॉयलर में हमारे जो है पानी, ठंडा पानी, जो भी सोर्स है प्लांट के बगल में अवेलेबल, वहां से ठंडा पानी लेंगे और पानी आएगा, और वो बॉयलर में जब कोयले को जलाएंगे तो उसकी हीट से क्या होगा, पानी भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर वो स्टीम ट्रांसफर होगी टरबाइन में. टरबाइन में बहुत बड़े बड़े
ब्लेड लगे रहते हैं, तो जो ब्लेड्स होंगे वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम से वो क्या होंगे, उससे प्रेशर से वो ब्लेड तेजी से रोटेट होंगे टरबाइन में। तो उस ब्लेड से क्रैंकशाफ्ट के थ्रू जनरेटर कनेक्टेड रहेगा। जब ब्लेड तेजी से घूमेंगे और शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर में मूवमेंट होगा, जहां मैग्नेटिक मूविंग कॉइल रहेगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। फिर ये स्टीम को हम, जो स्टीम हमारी टरबाइन में है, वहां पे हम एक कनेक्शन किए रहेंगे, जो ठंडा पानी है उससे एक ट्यूब ले आएंगे, इनलेट ट्यूब और आउटलेट ट्यूब। तो ठंडा पानी आएगा और उससे टच में जो भी स्टीम आएगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पानी में। फिर वो पानी जो है वापस बॉयलर में चला जाएगा फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ये मैंने आपको बताया था एग्जांपल, हीट एनर्जी में कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं फिर से आपको। कोल इज one of the most affordable and largest domestically produced source of energy. It is used to generate a substantial amount of our electricity. तो ये डायग्राम ध्यान में रखेंगे, हीट एनर्जी में कन्वर्जन बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी, ये 4 स्टेप प्रोसेस में होता है। इन कोल फायर्ड स्टीम स्टेशन, much like a nuclear station, water is turned into steam, which in turn drives turbine generator to produce electricity. Here's how the process works. तो 4 स्टेप है। पहला क्या है, heat is created. Before the coal is burned, it is pulverized to the finest of talcum powder. तो छोटे छोटे टुकड़ों में फाइन जो है टुकड़ों में पाउडर की तरह कर लेते हैं। It is then mixed with hot air and blown into the firebox of the boiler. तो firebox जो बॉयलर का होता है उसमें हॉट एयर के साथ इसको मिक्स करके इसको जलाते हैं। तो burning in suspension, the coal air mixture provide the most complete combustion and maximum heat possible. तो कोल और एयर का जो मिक्सचर होता है उसका जो कंबस्शन जब करते हैं, जब उसको जलाते हैं, तो ये मैक्सिमम सुपर हीट हमको देता है, मैक्सिमम हीट जो पॉसिबल होता है वो हमको मिलती है। अब नेक्स्ट, जैसा डायग्राम में मैंने बताया था कि अब क्या प्रोसेस होगा, ठंडा पानी आएगा उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो हाईली प्यूरिफाइड वाटर पंप्ड थ्रू पाइप inside the boiler is turned into steam by the heat. The steam reaches temperature of up to 1000 degrees Fahrenheit and pressure up to 3500 pounds per square inch and is piped to the turbine. ये डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये पानी इधर से आ रहा है और स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट इज steam turns the turbine. The enormous pressure of the steam pushing against a series of giant blades turns the turbine shaft. The turbine shaft is connected to the shaft of the generator, where magnets spin within the wire coil to produce electricity. अब क्या होगा, जो आपको बताया। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट लगभग हर यूनिट में है कि आपको स्टीम प्रोड्यूस करना है और उस स्टीम को टरबाइन में भेजना है, जहां पे टरबाइन जब रोटेट करेगी तो उससे जनरेटर कनेक्टेड रहेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम जितनी भी तरीके की आपने एनर्जी पढ़ी एक्सेप्ट विंड एनर्जी, तो टाइडल में भी हमें टाइडल में भी हम पानी का यूज करते हैं, ओशियन थर्मल में हो गया, और बाकी जितनी भी जनरेटर हमें क्या करना है, जियो थर्मल हो गया, तो सब जगह हमें क्या करना है, स्टीम प्रोड्यूस करना है। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, तो हर जगह पे हमको स्टीम प्रोड्यूस करना है, जो कि टरबाइन में भेज के टरबाइन रोटेट करना है और स्टीम हाई सुपर हीटेड स्टीम से, और उससे जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। दिस इज द मेन टारगेट ऑफ मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस। ठीक, द enormous pressure of the steam pushing against a series of giant blades turns the turbine shaft. The turbine shaft is connected to the shaft of the generator, where magnets spin within wire coil to produce electricity. अब लास्ट स्टेप इस प्रोसेस में क्या है, द स्टीम टर्न्स बैक इनटू वाटर। अब स्टीम क्या होगी, वापस पानी में बदल जाएगी। कैसे, जो सुपर हीटेड स्टीम है तो एक बाहर से जब ठंडे पानी को
कंडेंसर का काम करेगा। इनलेट पाइप के ठंडा पानी ले आएंगे और वो अंदर आके पाइप फिर आउटलेट पाइप से बाहर निकलता रहेगा। तो उसके टच में स्टीम जब नीचे नहीं बैठेगी धीरे धीरे, तो टच में आते ही पानी में बदल जाएगी कंडेंस होके। तो आफ्टर डूइंग इट्स वर्क इन द टरबाइन, the steam is drawn into a large chamber in the basement of the power plant. In this important step, millions of gallons of cool water from a nearby source, such as a river or lake, are pumped through a network tubes running through the condenser. The cool water in the tubes converts the steam back into water that can be used over and over again in the plant. ठीक, बार बार यही होगा। तो कूलिंग वाटर इज रिटर्न टू इट्स सोर्स विदाउट एनी कंटेमिनेशन एंड द स्टीम वाटर इज रिटर्न टू द बॉयलर टू रिपीट द साइकिल। तो सेम चीज देखिए यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, ठंडा पानी आएगा, टरबाइन की स्टीम जैसे जैसे नीचे बैठेगी वो इस ठंडे पानी के पाइप आया ना, कंडेंसर कूलिंग वाटर टू लेक और कूलिंग टॉवर्स, तो ये इनलेट पाइप के थ्रू आएगा, उसके टच में जितना भी स्टीम आएगा वो ठंडा होकर के फिर वो वापस जो है इधर चला जाएगा बॉयलर में और फिर स्टीम, ये साइकिल चलता रहेगा। और ये ठंडा पानी जो है इधर बाहर से आ रहा है इनलेट पाइप, ये आउटलेट पाइप में जाता जाएगा। ये पाइप के अंदर रहेगा तो देयर विल बी नो कंटेमिनेशन इन द वाटर, वाटर में कोई भी हमारी इम्प्योरिटीज नहीं आने पाएगी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो electromagnetic energy is a form of energy that is reflected or emitted from object in the form of electrical and magnetic waves that can travel through the space। तो electromagnetic energy जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती है, या तो इलेक्ट्रिकल वेव्स के रूप में या मैग्नेटिक वेव्स के रूप में, जो कि स्पेस में ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, visible light। So all colors of spectrum that we see, that is known as visible light, ultraviolet light, X-rays and gamma radiation। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, they are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the direction of propagation। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वो वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है दैट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। एक्स वाई जेड एक्सिस के तरह से काम करेगा। तो नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। ठीक, तो ये डिफरेंट रेस के डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है टॉप पे, और ये वेवलेंथ इसकी है नैनोमीटर्स में। तो रेज आप देखेंगे गामा रेज है, फिर एक्स रे है, ठीक, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है, इन बिटवीन आप एक बीच में व्हाइट स्पेस देख रहे हैं, दैट इज आवर लाइट। तो लाइट हमारी होती है, लाइट है, तो लाइट में इतने सारे आपके विप्योर कलर्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड, फिर रडार, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी, शॉर्ट वेव और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, तो वेवलेंथ मीटर्स में जो दी हुई है, तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वेवलेंथ कम हो रही है। इस डायग्राम में देखिए एनर्जी गामा रेज में दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 10 टू द पावर -14। ऐसे ही एक्सरेज में है 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ दिया हुआ है 10 to the power -12 to 10 to the power 10। तो इट मींस जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वेवलेंथ डिक्रीज होगी, या वाइस वर्सा आप कह सकते हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, मतलब 10 to the power 2 और 1 के बीच में जो एनर्जी लेवल है
उसके बीच में हमारा लाइट है। तो लाइट, जो विजिबल लाइट, जो रोशनी में हम देखते हैं, दैट इज अवर विजिबल लाइट। ये अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड के बीच में आता है। इसका वेवलेंथ 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच में होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड, the latter typically generated by a current carrying coil. Practical electrical energy storage technologies include electrical double layer capacitor, which we have already discussed 2 to 3 times in the class, EDLC, electronic double layer capacitor। ये हमने 5th यूनिट में भी जब लिथियम बैटरी पढ़ा था, तो EDLC is nothing but our lithium batteries। आप ये 2 बार पढ़ चुके हो, एक बार इस यूनिट में, एक बार लास्ट यूनिट में। EDLCs और अल्ट्रा कैपेसिटर एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, SMES। तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर है, तो इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है? चार्जिंग स्टोर करने के लिए होता है, तो डबल चार्जिंग हो जाता है। ठीक है, तो EDLC आर चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस विच आर, एक तरफ निगेटिव होगा, एक तरफ पॉजिटिव होता है कैपेसिटर में। EDLC में क्या होगा? यही चीज डबल हो जाएगा, 2 तरफ बन जाएगा निगेटिव पॉजिटिव। तो EDLCs आर चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस which are similar to lithium ion batteries in design and assembly. In general, EDLCs are composed of 2 electrodes, an electrolyte and a separator. The separator electrically insulates the positive electrode and negative electrode in an organic electrolyte system. ये मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम गौर से देखें। as shown in this diagram, the electrical double layer capacitance derived from the separation of electric charges, which is generated by directional alignment of ion and electrons at the interface between the electrode material and electrolyte। ठीक, तो ये जो रेड कलर से आपको सर्किल दिख रहे हैं, these are positive ions and blue color circles are negative ions। ठीक, तो इसको क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, बीच में ब्लू कलर का है जो सेपरेटर है। तो करंट कलेक्टर दोनों तरफ है, एक तरफ पॉजिटिव रहेगा, एक तरफ निगेटिव रहेगा। बीच में क्या है? एक्टिव फोरस इलेक्ट्रोड मटेरियल भरे हुए। अब ये काम कैसे करेगा, ये आपको 2 बार बता चुके हैं, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। इन पर्टिकुलर, the excess electric charges aggregate on the positive or negative electrode surface, while electrolyte ions which compensating charges accumulate in the electrolyte solution to maintain electrical neutrality. When the system is given an external load or is charged, जब हम इसको एक्सटर्नल लोड देंगे, बाहर से करंट देंगे, the cations in the electrolyte migrate towards the negative electrode। cations मतलब positive charge। the cations will migrate to the electrode, migrate towards the negative electrode, and anions, negative charge पे anions will migrate to the positive electrode। so with the electrons travel through the external circuit from the negative to positive electrode, in this way the double layer is formed at the interfaces with the electrode when an external load is removed। अब जब बाहर से सर्किट, तो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। when an external load is removed और charging finishes, जब हम अपनी बैटरी को चार्ज करना बंद कर देंगे, positive electrode charges on the electrode and anions in the electrolyte attracts each other, while negative electric charges on the electrode and cations in the electrolyte attracts each other in order to stabilize the double layers on the electrodes. Thus, a relatively stable voltage is generated. During the process of discharging, the reverse process happens। जब ये चार्ज हो जाएगा तो इस तरह से काम करेगा, और जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग इसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक,
ये था एसएमईस, आप पढ़ लीजिएगा अपने से, अगर टाइम मिला तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसमें जितनी प्रोसेसेस थी हमें, आइसोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, तो आई वांट टू डिस्कस दीज प्रोसेसेस। कुछ फेज चेंज मटेरियल में है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट all the process in the first unit like endothermic, exothermal, isothermal, isobaric, ठीक है। तो we will discuss all these processes in the next lecture.